गढ़वाल कुमाऊं के लोग सब जगह फैल गए हैं। हाँ। पहले रहते थे सेवानगर में। हाँ। मैं खुद सरोजिनी नगर में बड़ा हुआ। हाँ। तो अब देखिए बड़ी बड़ी पोस्ट में, चाहे वो आर्ट हो, कल्चर हो, जर्नलिज्म हो, आप जर्नलिज्म को ही ले लीजिए। हाँ। हमारी जनरेशन से पहले भी हुए मुरली मनोहर जोशी, मनोहर श्याम जोशी हुए और कई लोग, लेकिन हमारी जनरेशन आप देखिए मृणाल पांडे। हाँ। कितनी बड़ी जर्नलिस्ट थी। आप कितने बड़े जर्नलिस्ट हैं? ये हैं, बिल्कुल है। उमाकांत लखेड़ा जी को देख लीजिए। लेकिन आपसे भी पहले हरीश चंदोला से बड़ा कोई गढ़वाली जर्नलिस्ट हुआ है? मैं तो नहीं मानता। मैं तो उनका बहुत बड़ा एडमायरर था, उनका दोस्त रहा जिंदगी भर। उनकी डेथ हो गई अब। एससी काला, डीसी काला, डोभाल साहब थे हिंदू में जो चीफ रिपोर्टर थे। तो हमारे लोग सब जगह। अब पारुल चंद्रा हैं अभी जो एशियन एज में डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंट थी। देवयानी उनियाल है जो इंडियन एक्सप्रेस संडे एडिशन देखती हैं, वेरी ब्राइट गर्ल। तो ये हमारे लोग उसमें भी हैं। वीएम बडोला जर्नलिज्म में भी थे, थिएटर में भी थे, सिनेमा में भी थे, राजेंद्र हसमाना जी थे। बिल्कुल। मैं एक चीज बता दूं कि मैंने उत्तराखंड के जो दिल्ली में जर्नलिस्ट रहे हैं उन पर एक वीडियो बनाई है और हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में डाली है, आप लोग उसे देखें। पानी पे जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार भारत भूषण जी। वैसे उनका पूरा नाम है भारत भूषण बेंजवा, लेकिन वे अपने सरनेम का लिखते नहीं रहे हैं। वे हिंदुस्तान टाइम्स के एग्जीक्यूटिव एडिटर रहे, मेल टुडे के फाउंडर एडिटर, इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज सर्विस के एडिटर, द टेलीग्राफ के दिल्ली एडिटर। इसके अलावा वे टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे बहुत से बड़े बड़े अखबारों में रहे, वाशिंगटन में भी रहे। इसके अलावा आजकल वे साउथ एशिया एडिटर, ऑस्ट्रेलिया एकेडमिक न्यूज सर्विस 360info.org से जुड़े हैं। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लंबी बात करेंगे उनके जीवन के सभी पक्षों से लेके, उत्तराखंड को लेके, बचपन से लेके। और एक और बात बता दूं कि वे 3वीं कक्षा तक गांव में ही पढ़े हैं, अच्छी गढ़वाली भी बोलते हैं। इसके अलावा उत्तराखंडी भोजन भी उनको बहुत प्रिय है। तो बात करते हैं, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। थैंक यू। गांव के बारे में यादें कुछ क्या हैं, कुछ बताइए गांव के बारे में। मेरा गांव कर्णप्रयाग के पास है। हाँ। तो उसका नाम है खाल। तो कर्णप्रयाग में बस से उतर के हम पहले अलकनंदा पार करके 6 किलोमीटर जाते थे। अच्छा। नागनाथ पोखरी के रास्ते में। वहाँ पे मेरा गांव आता है। छोटा सा गांव है, मुश्किल से 25 घर हैं उस गांव में। और वहाँ से जो दिखाई देता है नीचे गौचर दिखाई देता है, जहाँ पे अब ITBP का जहाँ पे अब एक हेलीपैड वगैरह है जी। तो मेरी पढ़ाई शुरू की गांव में ही हुई। मैं अपने परिवार में मेरे पिताजी 4 भाई थे, तो मैं पहला बच्चा था। तो मेरे दादा दादी गांव में रहते थे। उन्होंने कहा कि तुम लोग तो दिल्ली में काम करते हो, ये बच्चा यहीं पढ़ेगा, हमारे साथ रहेगा। अच्छा। तो माँ बाप मेरे दिल्ली में रहते थे, मैं खाल गांव में रहता था। और हमारा एक वहाँ पे धार के ऊपर एक प्राथमिक विद्यालय था, इसमें 3 गाँव के बच्चे आते थे। और कुल बच्चे करीब 20 के करीब रहे होंगे और 2 मास्टर होते थे। तो सब यूनिफॉर्म तो उस जमाने में होती नहीं थी। एक चीज कंपलसरी थी कि आप मास्टर के लिए लकड़ी लेके जाएंगे खाना बनाने के लिए। लकड़ी जिस दिन नहीं ले गए उस दिन फुट्टे से वो मारते थे। और बच्चे छोटे थे तो पजामा भी पहने या निकर भी पहने, तो वो ऐसा बना होता था, नीचे से खुला होता था, ताकि बच्चे को अगर पेशाब करने जाना है, कुछ करने जाना है तो खोलने की जरूरत नहीं है। हाँ। और जूते किसी के पास होते नहीं थे। हाँ। तो नंगे पांव अक्सर जाते थे। और ज्यादा से ज्यादा जब जूते आने शुरू हुए तो वो जो खाकी वाले कैनवस शूज होते थे ना, ब्राउन वाले, वो पहनते थे। या बाद में प्लास्टिक के आ गए थे। प्लास्टिक के हमारे जमाने में नहीं आए थे, या तो वो पहनते थे। फिर एक बार क्या हुआ कि स्कूल में स्कूल इंस्पेक्टर आ रहा था। तो इंस्पेक्टर से पहले उसका भारी आता था सामान लेके। तो उस भारी के साथ एक छोटा बच्चा चल रहा था। तो हमने उससे पूछा ये कौन है? उसने कहा ये स्कूल इंस्पेक्टर का लड़का है। हमने उसके पाँव देखे, उसने ये बाटा की चप्पल पहनी हुई थी, रबड़ वाली। वो हमने कभी देखी नहीं थी। हमने कहा अरे ये कैसा जूता है, इसमें तो खाली
अंगूठा फंसा के ये चल रहा है। हाँ। तो खबर फैल गई कि एक बच्चा आया है, उसने पता नहीं पाँव में क्या पहना हुआ है, तो सब उसकी चप्पल देखने को चले गए। तो ऐसा माहौल था वहाँ पे। तो गढ़वाली आज ढेर खूब बीते तो नीचे पर मेरे परिवार में और होते नहीं होती। वो सब हालत दिल्ली में मैं हाँ सब दिल्ली वाले तो होती नहीं होती। अब भूल गए नए बच्चे नहीं चलने होती नहीं होती। और जो गढ़वाल मीते होंगी जब मैं गढ़वाल जान दो गढ़वाल में बात करूँ तो बोलते कि बहुत पुरानी गढ़वाल चाहिए। हाँ। ये आजकल सब बदली। जब मैं बोल दूं कि बॉडी तुम्हारे घर में जुड़ बोलो। हाँ। अब लोगों को मालूम है नहीं जुड़ के हुए वो रस्सी बोलते हैं आजकल। तो गढ़वाली जो पुरानी वाली पुरानी रह गई, अब नई चीजें होनी चाहिए भाषा में। जनाब की ये सिन्नगिरी वाली टोन आनी ना हमारी सलानी वाल से। हाँ, तो जो कर्णप्रयाग की और चमोली की गढ़वाली जैसे पौड़ी की गढ़वाली से अलग है। तो आज दिल्ली में रह रहे हैं तो गढ़वाल के याद कत कहीं जान दो बिछो गढ़वाल जाते हो आप गढ़वाल में या उत्तराखंड पूरा? नहीं बिल्कुल जाते हैं। मैं तो अपने बच्चों को, अब तो वो बड़े हो गए, हर साल उनको पहाड़ ले जाता हूँ। मेरी वाइफ कुमाऊं की है। हाँ। मैं गढ़वाल का हूँ। आपको मालूम होगा कुमाऊं और गढ़वाल में शादियां नहीं होती थी। तो हमारी लव मैरिज है। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, मैं पत्रकार था, हमारी मुलाकात हुई, बच्चे हो गए। तब भी जब मैं गढ़वाल जाता था तो गांव के बड़े बूढ़े यही बोलते, ए बेटा अपने जलवानी मिल छे कोई? हाँ। मैं कहता था अब तो छोड़ दो, 2 बच्चे पैदा हो गए, मतलब ये पूछने का क्या मतलब है। लेकिन हम मेरी में एक समानता है, आपने भी मतलब एक हाईली क्वालिफाइड पीएचडी आप भी हैं। आपको ये जानता नहीं था, आप नहीं लिखते, मैं तो लिखता हूँ। और आपने भी इंजीनियरिंग की थी, मैंने मैथ्स में एमएससी किया था। आपने भी शादी कुमाऊं से की और मैंने भी, लेकिन मैंने अरेंज की। अच्छा। तो ये लेकिन तब चेंज हो गया था, हमें ऐसा किसी ने नहीं। पर लेकिन मैं अपने बच्चों को कहता था तुम्हें कैसे पता लगेगा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो। तो मैं उनको हर साल या तो गढ़वाल या कुमाऊं जरूर ले जाता था। अभी मेरे लड़का है, वो अपनी पार्टनर के साथ जा रहा है, अभी गढ़वाल जा रहा है। क्योंकि वो आदत पड़ी हुई है उनको साल में जाने की। लेकिन हम हो गए हैं सैलानियों जैसे गढ़वाली, नॉन रेजिडेंट गढ़वाली कह लीजिए। क्योंकि जब तक मेरे पिताजी जिंदा थे तब तक गढ़वाल घर था और दिल्ली टेम्परेरी चीज थी, जबकि नौकरी आप दिल्ली में करते थे। तो हर गर्मी की छुट्टियों में हम लोग जाते थे ट्रेन से कोटद्वार में सबके लिए काली टोपियां खरीदी जाती थी। क्योंकि बड़ों के सामने बिना टोपी के नहीं जा सकते, तो सब काली टोपी पहन के घर जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब लोगों का परमानेंट रेजिडेंस हो गया है दिल्ली। पहली बात आपने सही कहा, मेरे पिताजी भी हेडमास्टर थे प्राइमरी स्कूल में, तो टोपी पहनते थे, मुझे भी टोपी मैं भी पहनता था। जब मैं हॉस्टल में गया 6th के बाद तो मैं टोपी पहनता था तो लोग छीन के ले जाते थे, उठा के मुझे तंग करते थे। फिर मैंने वो फेंक ही दी, मैंने कहा नहीं पहनना। तो ये वाकई में टोपी पहन, स्कूल में भी पहनते हम टोपी, टीचर पहनते हैं, बच्चे नहीं पहनते। बच्चे नहीं पहनते, पर बच्चों को भी शौक होता था टोपी पहनने का। बिल्कुल, धूप से बचाव। और जो ब्राह्मण बच्चे थे उनके तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड नाम होते थे, है ना। और जो दलित बच्चे हमारे साथ पढ़ते थे उनके नाम राष्ट्रीय नेताओं के नाम पे होते थे। मोतीलाल, राजेंद्र प्रसाद, बड़े नाम, जवाहरी लाल। ये जवाहरी लाल मेरा दोस्त था। तो जवाहरी मेरी क्लास में था। तो तब मेरे को पता लगा कि गढ़वाल में मतलब हर एक चीज गढ़वाल में अच्छी नहीं है, कि गढ़वाल में जातिवाद कितना गहरा है। तो अलग होता था, हमें क्या मालूम, हम तो चले गए उसके घर में बैठ गए। और वापस आए तो मेरे दादाजी पंडित थे, तो शुद्धिकरण करते थे वो गंगा जल छिड़क के या पानी छिड़क के। तो मेरे को समझ में नहीं आता था कि वहां जाने से अशुद्ध कैसे हो गया, अब शुद्ध कैसे हो गया 3 पानी के इससे। तो पर जो जातिवाद है वो बहुत ही गहरी पकड़ है उसकी, और खाली दलितों और ब्राह्मणों के बीच में नहीं, ब्राह्मणों राजपूतों के बीच में कोई इसके हाथ का भात नहीं खाएगा, कोई उसके हाथ का कुछ नहीं खाएगा। वैसे बदल गई, अब बदल गई होगी। मैं तो अपने बचपन की बात बता रहा हूँ। हमारे बचपन में क्या था कि हमारे गांव में एक लोहार थे और मेरा बचपन का दोस्त था। तो उस जमाने के जैसे मैं स्कूल से पिताजी के साथ रहता था, गाँव गया तो जेब में रोटी रख लेते थे छोटे बच्चे। अब मैं उसके साथ खेलता था, होता था, मैं खा लेता था। तो हमारे साथ ये तो नहीं हुआ, हमारे थोड़ा चेंज हो गया था। तो हमारे टाइम में तो बहुत ही आने पर हमारे साथ एक शिल्पकार परिवार से था भाई, दोस्त हमारा, वो घी लाता, रोटी लाता था, हम खाते थे। वो हमारा बचपन से निकल गया। बहुत अच्छी बात है, पर लेकिन उस जमाने में उनके लिए बर्तन अलग होते थे।
उनके लिए हुक्का अलग होता था। ये तो पूरे भारत में है, तो खत्म। ये चीजें मैं कभी भूल नहीं पाया। मैं इसको मतलब कभी अच्छा न उस समय माना मैंने, न मैं आज कि मानता कोई भी हूँ। नहीं मानता है इसकी वजह से, तब क्या किए। अच्छा, बाकी आप जैसे मैं तो लखेड़ा टाइटल लिखना, आपने टाइटल क्यों नहीं लिखा? आप सिर्फ भारत भूषण लिखते हो पूरा हाँ, मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि इसमें मेरी कोई चॉइस नहीं थी। मेरे पिताजी दिल्ली आए, उस समय मेरे को लगता है कि सब पहाड़ी ब्राह्मणों का पंजाबीकरण चल रहा था। हाँ, वो ये शर्मा सब लिखने में लग गए थे। शर्मा लिखने लग गए थे, तो मेरे पिताजी ने भी शर्मा लिखना शुरू कर दिया। हाँ। विशंबर दत्त बेंजवाल की जगह विशंबर दत्त शर्मा, तो सब सरकारी कागजों में उनका नाम विशंबर दत्त शर्मा है। हाँ, बिल्कुल। जब मैं पैदा हुआ तो अच्छा, मेरे पिताजी बहुत सीधे आदमी थे, कभी कोई व्यसन नहीं था उन्होंने, न सिगरेट पी उन्होंने कभी, न शराब पी, न फिल्म भी नहीं देखते थे। तो मेरे सबसे छोटे चाचा थे, वो फिल्मों के बड़े शौकीन थे। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि लड़के का नाम भारत भूषण रखो, कि एक एक्टर होता था उस जमाने हाँ, में, बहुत भारत बड़े नाम, भूषण। हाँ, भारत, हाँ, हाँ। तो उस भारत भूषण के नाम पे मेरा नाम भारत भूषण पड़ गया। ओहो। शर्मा उन्होंने शर्मा नहीं लिखा, वो भी ड्रॉप कर दिया। तो मेरा नाम भारत भूषण, मेरे छोटे भाई का नाम राजेश भूषण, तो ये जो टाइटल रह गया था इस तरीके से। वो हाँ चला गया। हाँ, बेंजवाल। 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 कहते हैं कि बेंजी गांव से हम लोग आए थे। आखिर और- किसी तरह के सरनेम हाँ, बने जी, थे। हाँ, लखेड़ी से हम लखेड़ा बने थे। जी, ये था। अच्छा, बाकी जब आंदोलन था, मुझे याद है तब आप इंडियन एक्सप्रेस में थे, हम तो नहीं, मैंने, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में था। लेकिन मैं तो आपके पास एक्सप्रेस में आता था मिलने, तब आप वहाँ आ गए थे शायद। शायद उधर आता हाँ, हूँ। एक्सप्रेस में आ गए, एक्सप्रेस क्योंकि मुझे याद है अच्छा। कि जब आंदोलन हो रहा था तो आपने कई बार मुझे बुलाया था कि ये बाहर क्या हो रहा है और कैसे मतलब हो रही। फिर आपने कई लोग भेजे थे उत्तराखंड आंदोलन में। तब ये इतने साल हो गया, क्या लगा आपको कि राज्य बनने पे जो हमारी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं थी, सपने थे, कुछ? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि हमारा कोई खास रोल नहीं था हाँ, उत्तराखंड खबरें राज्य के तो जिस बनने में। पोस्ट पे थे, खाली ये था कुछ एडिटोरियल लिखे होंगे, कुछ हाँ, खबरें छपवाई होंगी, हाँ। लेकिन उससे ज्यादा मेरा कोई रोल नहीं था। लेकिन एक्साइटमेंट थी हाँ। कि राज्य बन रहा है। हाँ। राज्य बनना बहुत जरूरी था उस समय, हाँ। क्योंकि होता क्या था कि सारे जो टीचर्स होते थे, डॉक्टर्स होते थे, पोस्टिंग होती थी उनकी पहाड़ में, हाँ। लेकिन वो जाते ज्वाइन नहीं करते। ज्वाइन कर दिया, फिर वो आप छुट्टी लेके आ गए। कभी कई लोग ऐसे जिन्होंने कभी ज्वाइन किया ही नहीं, और गढ़वाल को और पहाड़ के लोगों को वो बहुत हीन भावना से देखते थे, मैदानी लोग। हाँ। ये भी सच्चाई है, और ये खाली गढ़वाल कुमाऊं की सच्चाई नहीं है। कुमाऊं में शायद कम होगा, पर गढ़वाल की तो है। लेकिन मैंने देखा नागालैंड, मणिपुर में भी यही हाल है। जो मणिपुर हिल्स में नागा रहते हैं, वहां भी वही हाल है। तो ये पहाड़ और मैदान का जो वो था झगड़ा, वो पुराना झगड़ा था, और पुराने बायसेस से, और इसलिए राज्य बनना जरूरी था। लेकिन राज्य बनने के बाद उस राज्य में वही लोग हावी हो गए जिनका पॉलिटिक्स यूपी में चलता था। हाँ, उसी वही पार्टियां, सही बात। वही उनका एटीट्यूड, वही उनका दृष्टिकोण। आप सोचिए, पहाड़ी राज्य बना और पहला मुख्यमंत्री नॉन पहाड़ी बना, हाँ, बना। हाँ, हाँ। और उसके बाद जो अच्छे माने गए मुख्यमंत्री, जैसे नारायण दत्त तिवारी या जनरल खंडूरी, वो उन्हीं बड़ी पार्टियों से आए जो पहले बाहर भी हैं। हाँ। लोकल पार्टीज का कोई खास रोल रहा ही नहीं, जबकि रीजनलिज्म के बेसिस से बनी थी ना। हाँ। रीजनलिज्म नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव, कि भाई हम अपना विकास स्वयं करेंगे। लेकिन उनका हमारा विकास है, वही पार्टियां कर रही हैं जो, जी हाँ, वही पार्टियां कर रही हैं जो देश का कर रही हैं। खत्म हो गई यूकेडी की। वैसे कहते हैं गलती थी कि उन्हें कहा कि राज्य नहीं तो चुनाव नहीं, वो चुनाव में आए नहीं, न विधानसभा में न लोकसभा, तो वो जो वैक्यूम था वो बीजेपी खा गई। हो सकता है, कई कारण रहे कई और होंगे, कारण लेकिन थे। मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह के राजनीतिज्ञ उत्तराखंड की राजनीति पे हावी हुए, उनमें, और जो दिल्ली में बैठे हुए हैं या जो पंजाब में बैठे हुए हैं, जो हरियाणा में बैठे हुए हैं, उनमें ज्यादा कुछ फर्क है नहीं। अच्छा, आपको दिल्ली में तो लंबा समय बीत गया है। दिल्ली में जो समाज है पहाड़ का, उसको आप कहाँ तक देखते हैं, पॉलिटिकली या ऑफिस जॉब में, आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, जर्नलिज्म, जो भी है, मतलब समाज का डेवलपमेंट कैसा हुआ? सब जगह लोग फैले हुए हैं। एक जमाना था कि छोटी छोटी सोसाइटीज होती थी। मेरे पिताजी एक नागपुर 10 जुला नागपुर गढ़वाल समिति हाँ। के अध्यक्ष हुआ करते थे। यानी एक छोटी सी पट्टी जो थी, उसके जो लोग यहाँ पे रहते थे, हाँ। उनकी भी अपनी अपनी छोटी छोटी सोसाइटीज थी। साल में कभी उनकी मीटिंग गढ़वाल भवन में हुआ करती थी। लेकिन आज आप देखेंगे ऐसा कुछ नहीं है। गढ़वाल कुमाऊं के लोग सब जगह फैल गए हैं। हाँ। पहले रहते थे सेवानगर में, हाँ। मैं खुद सरोजनी नगर में बड़ा हुआ। तो अब देखिए, बड़ी बड़ी पोस्ट में, चाहे वो आर्ट हो, कल्चर हो, जर्नलिज्म हो, आप जर्नलिज्म को ही ले लीजिए। हाँ। हमारी जनरेशन से पहले भी हुए मुरली मनोहर जोशी, नहीं सॉरी, मनोहर श्याम जोशी हुए, और कई लोग। लेकिन हमारी जनरेशन, आप देखिए मृणाल पांडे हाँ। कितनी बड़ी जर्नलिस्ट थी। आप कितने बड़े जर्नलिस्ट हैं? नहीं है, बिल्कुल है। उमाकांत लखेड़ा जी को देख लीजिए। लेकिन आपसे भी पहले
हरीश चंदोला से बड़ा कोई गढ़वाली जर्नलिस्ट हुआ है मैं तो नहीं मानता। मैं तो उनका बहुत बड़ा एडमायरर था, उनका दोस्त रहा जिंदगी भर, उनकी डेथ हो गई अब। एससी काला, डीसी काला, डोभाल साहब थे हिंदू में जो चीफ रिपोर्टर थे। तो हमारे लोग सब जगह, अब पारुल चंद्रा हैं अभी जो एशियन एज में डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंट थी, देवयानी ओनियाल है जो इंडियन एक्सप्रेस संडे एडिशन देखती हैं, वेरी ब्राइट गर्ल। तो ये हमारे लोग उसमें भी हैं। वीएम बडोला जर्नलिज्म में भी थे, थिएटर में भी थे, सिनेमा में भी थे, राजेंद्र हसवाना जी थे। बिल्कुल। मैं एक चीज बता दूं कि मैंने उत्तराखंड के जो दिल्ली में जर्नलिस्ट रहे हैं उन पर एक वीडियो बनाई है और हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में डाली है, आप लोग उसे देख सकते हैं। उसमें मैंने ऑलरेडी काम किया इसमें जी। तो दिल्ली में लोग तो जैसे किसी का सरनेम जैसे लखेड़ा है पहले ही चले जाता है, ये पहाड़ी है, गढ़वाल कुआं कहीं का, मतलब उत्तराखंड का है जी। आपके साथ ऐसा नहीं हुआ। आपको भारत भूषण सोच के लोग, मुझे भी जब मुझे याद है जब मैं दिल्ली में जर्नलिज्म में आने लग गया था, जर्नलिज्म कर रहा था कुछ, तो टाइम्स ऑफ इंडिया में वाशिंगटन से नाम आता था, आपका नाम भारत भूषण। सोचते थे जैसे दूसरे लोग होते हैं। मुझे अब याद नहीं आ रहा किसने बताया कि ये तो गढ़वाली हैं। मैंने कहा अच्छा। फिर जब आप भारत आ गए, इंडियन एक्सप्रेस ज्वाइन किया, मैं जनसत्ता में था, फिर मैं आपसे मिलने आया था कि आप गढ़वाली, या फिर हमने गढ़वाली बात की, मुझे सब याद है। तो ये जो टाइटल ना होने का आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ, या कैसा रहा? नहीं, ये बड़ा अजीब सवाल है क्योंकि मैं कभी जर्नलिज्म में गढ़वाली के तौर पे तो आया नहीं। बिल्कुल। किसी ने ये नहीं कहा कि ना मुझे किसी गढ़वाली ने या किसी कुमाऊं के एडिटर ने नौकरी दी। मैं तो एक्सीडेंटली आ गया जर्नलिज्म में। तो गढ़वाली होना या न होना जर्नलिज्म से उसका कोई मतलब ही नहीं था। अगर बेंजवाल लिखा भी होता तो क्या मुझे प्रमोशन मिल जाता या नहीं मिलता? सवाल ये था कि मतलब लोग आपको उस तरीके से पहचान नहीं। तो मैंने तो कभी अपनी गढ़वाली पहचान छुपाई नहीं है। मैं तो सबको कहता हूँ मैं गढ़वाली हूँ और गढ़वाली में बात करता हूँ। तो मुझे अपने गढ़वाली होने पे गर्व भी है, लेकिन कोई घमंड नहीं है। पर हूँ मैं गढ़वाली तो एक चीज मुझे जाननी है कि आमतौर पर जर्नलिज्म में ये कहा जाता है कि जर्नलिज्म में मतलब बहुत ज्यादा क्वालिफाइड लोग नहीं होते, या फिर ये भी कहा जाता है कि जिसको नौकरी नहीं मिली वो आ गया, या कुछ कहते हैं कि जो बिल्कुल कुछ नहीं है वो जर्नलिज्म में आएगा। लेकिन आपके बारे में कम लोग जानते हैं। मैं तो अपने नाम क्या डॉक्टर लिखता हूँ, पीएचडी करके, क्योंकि आपके जमाने में बहुत लोगों ने कहा लिखो। आपने पीएचडी भी की, आप इंजीनियरिंग में भी की आपने, फिर आपने इकोनॉमिक्स में एमफिल भी किया, आपने समाजशास्त्र में पीएचडी की। आपके पास तो ये ऐसी डिग्रियां हैं, तो डॉक्टर क्यों नहीं लिखा आपने? डॉक्टर नहीं लिखा, लेकिन उससे पहले ये बता दूं मैं उन लोगों में से हूँ जिनको नौकरी नहीं मिली इसलिए जर्नलिज्म में आया हूँ। इंजीनियरिंग करके कैसे? नहीं, इंजीनियरिंग करके तो मैंने देखा कि मैंने पिलानी से इंजीनियरिंग की थी, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में। मुझे नौकरी भी मिल गई थी लार्सन एंड टूब्रो में उस समय, लेकिन वो मार्केटिंग में थी। तो मैंने कहा इंजीनियरिंग करने के बाद अगर स्विच गियर ही बेचना है तो फायदा क्या है, फिर कोई बड़ी चीज बेचो, कोई आइडियाज बेचो। तो मैंने 1 साल ऑफ लिया। उस हिंदुस्तान में होता नहीं है वैसे, पर हमारे पिताजी मान गए। उसके बाद मैंने एमफिल की इकोनॉमिक्स में, फिर मुझे स्कॉलरशिप मिल गई, इनलैक स्कॉलरशिप इंग्लैंड जाने के लिए, तो वहाँ मैंने पीएचडी की। पीएचडी के बाद मुझे नौकरी मिली का ऑफर आया जी, नौकरी का ऑफर आया डॉक्टर के.एन. राज से, जो मेरे सुपरवाइजर थे एमफिल के लिए, बड़े इकोनॉमिस्ट थे, कि त्रिवेंद्रम में सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज में आके पढ़ाओ। अच्छा, बड़े अजीब तरीके से ऑफर आया। लंदन आए हुए थे वो, मैंने पीएचडी सबमिट कर दी थी। मुझे ब्रेकफास्ट में बुलाया अमर्त्य सेन के घर में। अच्छा। अमर्त्य सेन को तब तक नोबेल प्राइज नहीं मिला था। तो अमर्त्य सेन के घर में गए। अमर्त्य सेन की शादी एक अमेरिकन लेडी से, बहुत रिच फैमिली से, रॉकफेलर फैमिली से। खैर ब्रेकफास्ट वगैरह खाया। ब्रेकफास्ट खाने के लिए गए तो डॉक्टर राज ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया कि अमर्त्य, दिस इज माय स्टूडेंट भारत, ही इज गोइंग टू कम एंड टीच इन त्रिवेंद्रम। मैं चुप रहा। जब अमर्त्य सेन किचन में गए तो मैंने डॉक्टर राज से कहा, मैंने कहा सर, हैव यू जस्ट ऑफर्ड मी अ जॉब? कहता हाँ। अच्छा। तो मैंने कहा पूछ तो लिया होता। सो ही सेड, नहीं तुम आओ, तुम्हें क्या करना है? मैंने कहा या तो टीचिंग में जाऊंगा या हो सकता है राइटिंग में चला जाऊं, जर्नलिज्म में। उन्होंने कहा 6 महीने के लिए आ जाओ, तुम्हारे सारे दोस्त वही है, राम मनोहर रेड्डी जो ये ईपीडब्ल्यू के एडिटर बने, मिहिर शाह प्लानिंग कमीशन का मेंबर था, आर नागराज प्रोफेसर थे बॉम्बे में, ये सब लोग, अशोक मोदी ये जिसने अभी किताब लिखी है वर्ल्ड बैंक में, ये सब मेरे क्लासमेट्स थे। तो कहने लगे कि वो सब वहीं पे पढ़ा रहे हैं, तुम भी आ जाओ, 6 महीने बाद देख लेना। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने नौकरी ढूंढना बंद कर दिया। मैं वापस यहाँ पे आया, कोई जॉब ऑफर आया ही नहीं।
तो मैंने सब मिहिर शाह इन सबको फोन किया, मैंने कहा भैया हुआ क्या? कहते नहीं, राज को लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वो अपने स्टूडेंट्स को ले लेता है नौकरी पे, बाकी केरला के लोगों को ले नहीं रहा है, तो वो घबरा जाते हैं क्रिटिसिज्म से, तो तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही है। अच्छा, मैंने कहा नौकरी नहीं मिल रही है, माँ बाप कह रहे हैं लड़का इंग्लैंड से पढ़ के आया है और कुछ है ही नहीं। तो एक एडिटर होते थे बिजनेस इंडिया के बॉम्बे में, किरण कसवेकर, मेरे मित्र थे, उनके लिए मैं लिखता था पहले। तो मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, तो उनका आ जाओ तुम्हारे लिए नौकरी है, असिस्टेंट डायरेक्टर बन के आ जाओ। तो मैं बम्बई चला गया। तो मेरी पहली नौकरी बिजनेस इंडिया बॉम्बे में थी, असिस्टेंट एडिटर। उसके बाद मैं टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह में चला गया, पर मैं जर्नलिज्म में आया इसलिए क्योंकि मेरे को टीचिंग जॉब नहीं कैसे मिली। आपकी जर्नलिज्म कहाँ से शुरू, ये भी बता दीजिए, लोग जानना चाहते हैं। ये आपकी शुरुआत हुई, फिर उसके बाद बिजनेस इंडिया में था, तो मैंने कुछ स्टोरीज लिखी जिसके खिलाफ टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे कुछ आर्टिकल्स छपे, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देते हुए, बिल्कुल ऑपोजिट। तो प्रफुल्ल विद्वाई मेरे दोस्त थे, बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, बॉम्बे में थे उस समय, फिर वो दिल्ली आ गए थे, तो मैं बम्बई में था। तो मैं दिल्ली आया हुआ था, तो प्रफुल्ल विद्वाई को मिला मैं, तो मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हो तुम, मेरी स्टोरी जो है डॉक्यूमेंटेड स्टोरी है, और बिना उसको रेफरेंस दिए हुए आपका कॉरेस्पॉन्डेंट मेरे खिलाफ फ्रंट पेज पे लिख रहा है कि ये गलत है, और जबकि उसकी सरकार की दी हुई स्टोरी है, उसके पास कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है उसमें, बिल्कुल गलत है। तो मैंने बताया क्या क्या गलत है, तो कहता है अच्छा। दूसरे दिन उसका फोन आया कि गिरिलाल जैन जो है टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा क्यों? कहता पता नहीं। तो मैं गया मिलने, उनको चाय पे बुलाया था। तो कहने लगे कि यंग मैन, आई एम टोल्ड यू आर सेइंग दैट आवर स्टोरीज आर रॉन्ग। आई सेड सर, दे आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, factually incorrect, and they're total propaganda from the government without even being edited properly. So he said, tell me what is wrong. तो मैंने बताया क्या क्या गड़बड़ है इसमें। कहने लगे अच्छा। तो इंदर मल्होत्रा इनके रेजिडेंट एडिटर होते थे, उनको भी बुला लिया, और इंदर से कहा कि इंदर, दिस बॉय हियर सेज दैट हमारी स्टोरीज आर रॉन्ग, बताओ क्यों गलत है। मैंने फिर से बताया। उसके बाद गिरिलाल जैन ने अचानक कहा कि ओके, वी विल कंसीडर दैट एन इंटरव्यू, वुड यू लाइक टू जॉइन अस? अच्छा। मैंने कहा नेकी और पूछ। हाँ, सही बात। मैंने कहा यस सर, इट विल बी एन ऑनर। तो मेरे को पहली अखबार में नौकरी ऐसे मिली चाय के ऊपर, और फिर खैर आगे फिर आप वाशिंगटन चले गए थे? फिर नहीं, फिर मेरी लिखी हुई बातें समीर जैन को पसंद नहीं आती थी, जो मालिक थे। तो मुझे डिमोट किया गया, फ्रॉम असिस्टेंट एडिटर से, लीडर राइटर से मुझे कॉरेस्पॉन्डेंट बनाया। तो मैंने इस्तीफा दे दिया। फिर गिरिलाल जैन ने बुलाया कि इस्तीफा क्यों दे रहे हो? मैंने कहा जी बेइज्जती कर रहे हैं, आदमी मालिक है ठीक है, लेकिन आपको मालूम है गढ़वाली लोग, हम लोग बहुत टेम्परामेंटल होते हैं, इज्जत ही सब कुछ है, वरना और बहुत मतलब बहुत ज्यादा फ्रेजाइल ईगो होती है हम लोगों की, नुकसान हो लेकिन नाक बड़ी है। तो बस वही हुआ। सही। तो उन्होंने कहा मत करो ऐसा, तुम्हें क्या बीट चाहिए, मैं तुम्हें पार्लियामेंट बीट दूंगा, ये तो तुम समझ नहीं रहो। अगर तुम खाली असिस्टेंट एडिटर रहे तो ज्यादा से ज्यादा सीनियर असिस्टेंट एडिटर बन जाओगे, अगर रिपोर्टिंग सीखोगे तो एक दिन तुम एडिटर बनोगे। तुम ये खून का घूंट पी जाओ और तुम स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट बन जाओ। तो मैं स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट बन गया, लेकिन समीर जैन की आँख की किरकिरी तो बनी गया था मैं। तो फिर मैं 1 साल के लिए इंग्लैंड गया फेलोशिप पे, कैम्ब्रिज। वापस आया तो समीर जैन ने कुछ उल्टी सीधी बातें की, तो मैंने कहा मैं छोड़ रहा हूँ, तो मैंने नौकरी छोड़ दी। तो नवभारत टाइम्स के एडिटर थे सुरेंद्र प्रताप सिंह, बड़े अच्छे दोस्त थे मेरे। एसपी सिंह ने कहा कि क्या हो गया? मैंने कहा ऐसा ऐसा हुआ, इसे ठीक किया, छोड़ दिया, आप क्या करोगे? मैंने कहा पता नहीं क्या करूँगा। तो उन्होंने 2-3 फोन मिलाए, उनमें से एक इंडियन एक्सप्रेस को था। तो मैं इंडियन एक्सप्रेस में गया बातचीत करने, एडिटर ने ब्रेकफास्ट पे बुलाया, और एडिटर कौन थे? एडिटर प्रभु चावला। तो मेरे को ओपिनियन एडिटर, जो ऑपरेट पेज एडिटर बना दिया, एडिट पेज एडिटर। तो वो नौकरी की। फिर बाबरी मस्जिद जब गिरी तो प्रभु बीजेपी के थे, तो मेरी और प्रभु की बनी नहीं, लेकिन दोस्ती भी थी एक लेवल पे। तो उन्होंने कहा देखो यहाँ रहोगे तो हमारा झगड़ा होता रहेगा, तुमको वॉशिंगटन भेज देता हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा मैं अभी तो इंग्लैंड से वापस आया हूँ बच्चों के साथ, कितनी बार फैमिली को अप्रूव करूंगा? तो कहते नहीं, तुम अपने वाइफ से पूछ लो। मैंने बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि मैं भी छुट्टी ले लूंगी कॉलेज से, 1-2 साल चले जाओ, जब तक ये मामला ठंडा नहीं होता, क्यों झगड़ा करते? तो हम लोग अमेरिका चले गए। तो 2 साल में वॉशिंगटन में रहा, फिर वापस आया तो प्रभु
प्रभु जाने की कगार में थे, तो मैं बन गया एडिटर न्यूज सर्विस, एक्सप्रेस न्यूज सर्विस। उस समय दोनों भाई, हमारी बात मुलाकात हुई। तो उस समय विवेक गोयल का अपने भाई के साथ ही थे, तो 19 एडिशन होते थे, आपको याद होगा। तो हमारी इंटरनल न्यूज सर्विस थी, तो वो पोस्ट मिल गई, बड़ी पोस्ट थी। उस पे सईद नकवी जैसे लोग और कुलदीप नैयर जैसे लोग पहले बैठे थे, तो मुझे भी अच्छा लगा, तो वो नौकरी की। उसके बाद मुझे हिंदुस्तान टाइम्स से ऑफर आया एग्जीक्यूटिव एडिटर का। अच्छा, मैं जो वाशिंगटन की बात कर रहा था वो एक्सप्रेस में से, टाइम्स ऑफ इंडिया में नहीं, हाँ, एक्सप्रेस तो के लिए था। अब इसमें क्या उस समय के, लेकिन जरूर था कि अखबार में आपका नाम तो मैं एक्सप्रेस में थे। ये मैं मुझे मतलब याद इतना ही रहा, इसलिए मैं कह गया। हाँ जी। तो बस हिंदुस्तान टाइम्स में मैं रहा 5 साल एग्जीक्यूटिव एडिटर। उसके बाद टेलीविजन में चला गया। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक टेलीविजन कंपनी थी, तो उसका मैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बन के गया। 1 साल वहाँ रहा, फिर टेलीग्राफ का एडिटर बन गया, कलकत्ता टेलीग्राफ का दिल्ली में। फिर टेलीग्राफ के बाद इंडिया टुडे के लिए मैंने अखबार शुरू किया, मेल टुडे, जो जॉइंट वेंचर था यूके की एक कंपनी, एसोसिएटेड न्यूज़पेपर्स, डेली मेल निकालते हैं, उनके साथ मिलके ये एक टैबलेट, पहला टैबलेट एक्सपेरिमेंट था, आपको याद होगा। काफी अच्छा चला अखबार वो 4-5 साल। लेकिन अरुण पुरी जो इंडिया टुडे के मालिक हैं, वो चाहते थे कि 3-4 साल में ही प्रॉफिट हो जाए। 3-4 साल में अखबार में कहाँ प्रॉफिट होता है, टाइम लगता है 5-6 साल। पेशेंस नहीं थी उनके पास, तो अखबार फिर मेरे छोड़ने के बाद भी चलता रहा 1-1.5 साल घिसट के, लेकिन वो बंद हो गया। फिर मैंने डिजिटल में काम किया कुछ दिन, और अब मैं एक ऑस्ट्रेलियन न्यूज एजेंसी के साथ काम करता हूँ। अच्छा, एक बार ये भी मतलब चर्चा ये भी रहती है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह आपके गुरुजी थे या आप उनके बहुत निकट थे, क्योंकि एक जो नागालैंड के जो एक विद्रोही गुट था, बातचीत में भी थे, आप कई डेलीगेशन में भी जाते हैं। ये क्या है, जरा आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। ऐसा है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को मैं तब से जानता हूँ जब मैं सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज त्रिवेंद्रम में पढ़ता था। ठीक है। वो वहाँ आके लेक्चर्स देते थे, तो उतनी ही जान पहचान थी। उनकी लड़की जो है उपेंद्र सिंह, जो यूनिवर्सिटी में, जी, वो और मेरे दोस्त मिहिर शाह, इनके थ्रू मैं उनको भी जानता था। जान पहचान उतनी तक थी। फिर क्या हुआ कि हरीश चंदोला का नागालैंड पे बहुत ही जबरदस्त काम है। उस आई एम ऑलवेज बीन फैसिनेटेड बाय दैट कि और उनकी शादी भी एक केवी चूसा होते थे वहाँ के बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट। उनकी लड़कियां सबसे सुंदर लड़कियां मानी जाती थी उस जमाने में नागालैंड में। उनमें से एक से हरीश चंदोला जी की शादी हुई। उनके बच्चों को भी मैं जानता हूँ, लेकिन बच्चे अपने आप को नागा कहते हैं। वो कहते हैं कि हम नागास हैं, गढ़वाली नहीं कहते। तो नागा आइडेंटिटी उनमें ज्यादा स्ट्रांग है। तो उनसे मैं, हरीश चंदोला से मैं नागास की कहानी सुनता था, उनके बारे में पढ़ता था। फिर एक हमारे दोस्त ने कहा कि तुम मिलना चाहोगे नागा विद्रोहियों को? मैंने कहा कहाँ? कहते हैं वो बताएंगे कहाँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो बैंकॉक में जाके मैं उनको मिला, मुइवा को और आइजैक सू को। और फिर मैंने लिखना शुरू किया, उनके इंटरव्यूज किए, हिंदुस्तान टाइम्स में छपे, कई जगह छपे। लेकिन ये कहना कि मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को एडवाइस कर रहा था, ये गलत होगा। ये अवश्य है कि जब वो प्रधानमंत्री थे तो महीने में मुझे एक अपॉइंटमेंट मिलता था 15 मिनट के लिए। उसमें कभी कभार नागालैंड भी डिस्कस होता था। एक बार उन्होंने ये जरूर कहा कि उन्होंने 3 मंत्री अपॉइंट किए थे नागास के साथ डील करने के लिए कि जो तुम मुझे बोल रहे हो तुम उनको ब्रीफ कर दो। तो मैंने मना किया, मैंने कहा सर ये मत करवाइए, मेरी लेजिटिमेसी खत्म हो जाएगी। नागा सोचेंगे मैं सरकारी आदमी हूँ, सरकार वाले सोचेंगे मैं नागास का हूँ, मैं किसी का नहीं हूँ, मैं तो पत्रकार हूँ। तो मैंने मना कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है। तो पर ये कहना गलत होगा कि मैं उनको एडवाइस करता था, कोई एडवाइस नहीं करता था। मिलते जरूर थे, इधर उधर की बातें करते थे, लेकिन इस इंटरव्यू में उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि वो पॉलिटिक्स की बात होती है। वैसे भी हमारे लोग में तो ये तो काफी वैसे मतलब हमारे टफ और वैसी बातें हुई। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप गढ़वाली में खाना क्या क्या अच्छा लगता है आपको? गढ़वाली जो भोजन बनाते हैं उसमें क्या क्या खाते हैं? सब कुछ अच्छा लगता है। जैसे आप वो मुझे गैर की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, गैर की दाल बहुत अच्छा लगता है। वो मंडवे की रोटी तो मैं रोज अभी भी मंडवे की रोटी खाता हूँ। तो बहुत चीजें हैं ना, इसलिए नहीं कि कोई बीमारी है मुझे, पर मुझे अच्छी लगती है। तो उस सफेद आटे में मंडवे का आटा मिला के सभी लगभग घरों में बनता ही है। अच्छा, बाकी वो वहाँ का मुझे कुआओं का खाना भी बहुत अच्छा लगता है। अलग बैग जैसा है, लेकिन कुछ चीजें डिफरेंट है वहाँ पे।
बाकी काफ वगैरह आते हैं खाना या हिसोले वगैरह? मैं तो खाने पहाड़ जाता पहाड़ जाता हूँ। हूँ, जो ये जो है। जो हिसोल के झाड़ में कांटे लगने हाँ। का मजा है और खाने, वो कोई आपको प्लेट में लाके दे दे उसमें नहीं है ना। थोड़ा और खा लिया। काफल जो है वो बचपन में तो पेड़ पे चढ़ के खाते थे लेकिन अब कहाँ चढ़ेंगे। लेकिन अगर उस मौसम में चले गए पहाड़ में तो अब तो बाजार में मिलता है काफल। तो और गढ़वाली गीत वगैरह सुनते रहते? गढ़वाली गीत मैंने बहुत दिनों से नहीं सुने। झूठ होगा कि मैं सुनता हूँ, कोई भी गीत नहीं सुनता हूँ, मेरे को समय बहुत कम रहता है। लेकिन गढ़वाल की एक चीज मुझे पसंद है, जो हमारी काकड़ी होती है, जो बड़ी वाली जो अब आती है, अगस्त सितंबर में आएगी। उसके लिए तो मैं उसके लिए पहाड़ जरूर जाता हूँ साल में एक बार। और मेरी बहन देहरादून में रहती है तो वो भिजवा देती है, और जब मैं जाता हूँ मैं खूब 5-6 तो ले ही आता हूँ, तो चल जाती है महीने भर। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।